नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सबसे पहले वीडियो में। इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है और इसकी प्रेरणा हमें संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो से मिली है। कुछ दिन पहले मैं संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में किसी ने पूछा कि किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से सीखा जाए। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए आज से लेके अगले आने वाले 365 दिनों में हम 365 वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर बनाने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो एक कहानी के ऊपर बेस होगा। ये कहानी 1881 में लिखी गई थी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। जो उस वक्त का माहौल था, जिस तरीके की पॉलिटिकल जो भी माहौल था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छा एक दिन में वो नाटक लिखा था। उसी नाटक को आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले समय में हम 365 वीडियो बनाने वाले हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हर दिन नई वीडियो, हर दिन नया टॉपिक, हर दिन नई सीख। और मैं तहे दिल से आभारी हूँ उन लेखकों का जिन्होंने हमें ये सारी जो भी लेख है, जो भी कहानियाँ हैं, वो हमारे समक्ष रखी और जिससे हमने प्रेरणा ली। तो शुरुआत करते वक्त जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है कि किस तरीके से इस कहानी की शुरुआत होती है। और इस कहानी का शीर्षक है अंधेर नगरी चौपट राज। कहानी का शीर्षक आप सभी ने सुना होगा, समक्ष आपके प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो एक राज्य में एक साधु और एक शिष्य उनका भटक रहे थे भिक्षा मांगते हुए। तो भिक्षा मांगते मांगते एक गाँव आया जहाँ पर उनको रुकना पड़ा, क्योंकि खाने की व्यवस्था भी करनी थी। तो वो गुरु ने उनको कहा कि आप एक काम करिए, इस गांव में जाइए, इस गांव में जाकर जो भी पैसे आपके पास जमा हुए हैं, वो सारे पैसे आप वहाँ पे जाकर कुछ उसका अन्य हम ग्रहण कर सके, ऐसी कुछ चीज़ वस्तु खरीद कर लाइए। तो वो शिष्य गुरु की आज्ञा मानते हुए उस गांव में पहुंचता है। उस गांव में पहुंचते ही क्या होता है कि वहाँ पे वो जाता है, तो वहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे ऐसे व्यापारी अपने अपने सामान बेच रहे होते हैं। तो वो पहली दुकान पर जाता है, पहली दुकान पर पूछता है कि ये सब्जी कितने की दी। तो वो बोलता है 1 टका। बोलता ठीक है, ये दूसरी सब्जी कितने की दी। वो बोलता है 2 टका। फिर तीसरे के पास जाता है, वो बोलता है ये कितने की दी, 1 टका। तो ऐसा करते करते वो अनेक दुकानों में भटकता है, अनेक दुकानों में सर्च करता है। तो उसको यही समझ में आता है कि कोई भी चीज़ अगर ली जाए तो उसका भाव है 1 टका। तो 1 टका भाव होने के कारण वो क्या करता है कि अगले दुकान में जाकर, मिठाई वाली दुकान में जाता है और बोलता है कि 4 किलो मिठाई आप हमें दे दीजिए, और 4 टका उनको पैसे दे देता है। और जब वो पैसे देकर, जो मिठाई लेकर वो आता है गुरु के पास, तो गुरु पूछता है कि इतनी सारी मिठाई कहाँ से लेकर आया, इतने पैसे तो तुम्हारे पास नहीं थे, तो इतने पैसे आए कहाँ से। तो शिष्य बड़े ही नम्रता से कहता है अपने गुरु से कि गुरु जी, मैं उस गांव में गया और हर एक दुकान में मैंने प्रस्थान किया, तो वहाँ पर मुझे वही समझ में आया कि ये जो भी दुकानें हैं, यहाँ पर जो भी व्यक्ति है, वो सारे के सारे व्यक्ति एक समान है, किसी में भेदभाव नहीं है। सारे लोग, कोई भी चीज़ चाहिए आपको, वो सारे की सारी चीज़ें आपको 1 टका में मिलेंगी। फिर आप मिठाई लीजिए, सब्जी लीजिए, जो कुछ भी आपको चाहिए वो सारे 1 टका में आपको मिलेगा। तो गुरु तो अंतर्यामी होता है, गुरु को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। तो बोलते हैं कि शिष्य, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमें इस गांव को छोड़कर कहीं अलग जगह जाना होगा। तो अलग जगह जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जाकर हम फिर से भिक्षा मांगकर कुछ ना कुछ तो खा लेंगे। तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी, इतना दिन भटक कर, इतना धूप में चल कर, लोगों से भिक्षा मांग कर अगर हमें 4 पैसे मिल रहे हैं, और अगर ये 4 पैसे में अगर ये गांव में हम लोग रहेंगे तो हमें तो पूरा भोजन भी मिल जाएगा। तो बहुत बहस होती है, लेकिन शिष्य मानता नहीं। गुरु बोलता है ठीक है, तू अपनी जिद मान, तू यहाँ पर रुक, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा।
लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब भी तुझे मुझे याद करना हो, जब भी तुझे मेरी सहायता की ज़रूरत हो, मुझे याद कर लेना। तो शिष्य क्या बोलता है, जी गुरु जी। तो कारवां आगे चलता है, तो शिष्य वहीं पर रुक जाता है, गुरु जी आगे निकल जाते हैं। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि 1 साल बाद वहाँ पर एक ऐसी घटना घटती है जहाँ से उसकी किस्मत बदल जाती है। तो जो शिष्य होता है वो क्या करता है, एक गांव में जहाँ पर वो रह रहा है, तो वहाँ पर वो क्या करता है कि अच्छे ढंग से अच्छा खा पी कर वो एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। तो एक दिन ऐसी घटना घटित होती है कि एक बकरी उस व्यक्ति ने किसी के घर के बाहर बांधी होती है। तो जब वो व्यक्ति आता है और देखता है कि अरे ये बकरी तो मर गई है, तो उसको समझ में आता है कि ये दीवार गिरने की वजह से ये बकरी की मृत्यु हो चुकी है। तो मृत्यु होने के बाद वो सोचता है कि मृत्यु तो हो चुकी है, इसको बेचकर मैं पैसे कमा सकता था, कुछ ना कुछ तो मेरा घर चल सकता था, लेकिन अभी मेरे घर चलाने की मेरा इनकम बंद हो चुका है, तो क्या किया जाए। तो वो बोलता है, राजा के पास जाता है, राजा से प्रार्थना करता है कि मेरी बकरी तो मर चुकी है, इसका भरपाई, इसका हर्जाना मुझे दिया जाए। तो राजा बोलता है ठीक है, ये दीवार किसकी थी, उसको बुलाया जाए। तो राजा कहता है कि दीवार किसकी थी, उसको बुलाया जाए। तो उसको बुलाया जाता है। उसको बुलाने के बाद क्या होता है, वो आ जाता है और बोलता है, राजा जब वो दरबार में प्रस्तुत होता है, आता है, हाजिर होता है, तो राजा बोलता है इसको फांसी दिया जाए। तो राजा की बात सुनकर वो अचंभित हो जाता है कि अरे दीवार तो मैंने नहीं गिराई, दीवार तो अपने आप गिरी थी। तो वो बोलता है, राजा दीवार भले मेरी थी, घर मेरा था, लेकिन ये दीवार बनाने वाला तो मैं नहीं था। तो अगर फांसी अगर किसी को देनी है तो देनी होगी आपको, जिसने ये दीवार बनाई है। तो वो सोचता है राजा भी, हाँ इसकी बात तो सही है, दीवार तो इसने बनाई नहीं थी, तो जिसने बनाई थी उसको बुलाया जाए। तो राजा आदेश देता है, फिर से उसके जो भी दरबार में लोग होते हैं वो ढूंढने जाते हैं कि ये दीवार किसने बनाई थी। तो जो दीवार बनाने वाला होता है उसको लाया जाता है। तो जो दीवार बनाने वाला होता है उसको लाया जाता है। तो वो दीवार बनाने वाला कहता है कि राजा जी दीवार भले मैंने बनाई थी, लेकिन दीवार बनाने में जो सामान लगता है, जो सामग्री लगती है, वो तो मैंने नहीं लाई थी, वो तो किसी और ने लाई थी। तो अगर फांसी किसी को देनी है तो उसको दी जाए। तो राजा बोलता है बराबर है आपका भी। तो राजा फिर से आदेश देता है अपने सैनिकों को कि आप फिर से जाइए और ये किसने बनाया था उसको लेकर आइए। तो लेकर आते हैं जिसने ये सामान उसको दिया था। तो राजा बोलता है कि अब तो फैसला हो चुका है, इसको फांसी दी जाए। तो जिसने सामान दिया था घर बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए, वो कहता है ये सारा चीज़ ठीक है, अब मेरे पास तो कोई उत्तर है नहीं, क्योंकि मैं किसी और पे थोप नहीं सकता। तो वो हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन राजा तो आदेश दे चुका होता है कि इसको ही फांसी दी जाए। तो फांसी का समय तय होता है, फांसी का दिन तय होता है, और जो फांसी का फंदा होता है वो बहुत जाड़ी रस्सी होती है उसकी। तो जाड़ी रस्सी होने के बाद क्या होता है कि वो जो इंसान होता है जिसको फांसी दी जाने वाली होती है वो एकदम सूखा होता है। सूखा होने की वजह से क्या होता है कि जब भी उसके गले में फंदा लटकाया जाता है तो फंदा उसके गले में लटकता नहीं है। तो राजा परेशान, सैनिक परेशान, सब लोग परेशान हो जाते हैं कि इसको फांसी दी जाए तो कैसे दी जाए, क्योंकि जब भी फंदा लगाया जाता है ये छूट जाता है। तो राजा बोलता है ठीक है, इसके ऊपर भी हमारे पास उत्तर है। सैनिक आप जाइए राज्य में, ढूंढिए ऐसे व्यक्ति को जिसके गले में ये फंदा बैठ सके। अब फिर से सैनिक जाते हैं उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए कि जिसके गले में ये फंदा बैठ सकता है।
अब बारी आती है उस शिष्य की जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। तो उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है जो कि खाता पीता घर का हो, अच्छा खासा हो, जिसका गला बड़ा हो, जिसके गले में वो फंदा बैठ सके। तो उसको लाकर पेश किया जाता है राजा के सामने। अब वो शिष्य गिड़गिड़ाने लगता है कि राजा जी मुझे छोड़ दीजिए, मैंने तो कुछ किया नहीं। राजा बोलता है तेरी बात तो सब सही है, लेकिन फांसी तो देनी ज़रूरी है, और तेरे गले में अगर ये फंदा बैठ रहा है तो तुझे ही फांसी मिलेगी। तो शिष्य रो रो कर हाल बुला करता है, लेकिन अंत में उसको एक बात याद आती है जब वो बिछड़ने का समय होता है अपने गुरु से, कि उसके गुरु ने उसको कहा होता है कि जब भी तुझे सहायता की, मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर पुकारना, मैं तेरी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो वो शिष्य गुरु को याद करता है, गुरु की याद करता है, और याद करते करते उसके गुरु जी अंतर्यामी होते हैं तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब जहाँ गुरु हो वहाँ पे कौन किसका बल बाका कर सकता है। तो वो सारी कहानी शिष्य अपने गुरु को बताता है। तो गुरु जी कहते हैं ठीक है बच्चा, अब मैं तेरे कान में कुछ कह रहा हूँ, इसको तो जो बड़ी ही समझदारी से सुनना होगा और लोगों को हंस हंस कर बताना होगा। कैसे? हंस हंस कर। तो शिष्य कहता है ठीक है गुरुजी, आप मुझे बताइए क्या करना है। तो गुरुजी उसके कान में जाकर ये इतना ही कहते हैं कि तुझे ज़ोर ज़ोर से हंसना है, तुझे ज़ोर ज़ोर से हंसना है, और सिर्फ इतना ही कहना है कि आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, और आज के दिन अगर मैंने फांसी ली या मुझे फांसी दी गई तो मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा। कहाँ पर? स्वर्ग लोक में। तो शिष्य गुरु की बात समझता है। फिर जब गुरु वहाँ से थोड़ा दूर चले जाते हैं तो गुरु का जो शिष्य होता है वो हंसने लगता है। तो सारे अचंभित हो जाते हैं कि जो व्यक्ति अब तक रो रहा था वो हंसने कैसे लगा। ठीक है, तो हंसने कैसे लगा। तो राजा पूछता है कि बाबा अभी तक तो रो रहा था, अब ऐसा क्या हो गया कि तू हंसने लगा। तो शिष्य कहता है कि मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत आनंद हो रहा है, दुनिया का बहुत खुश नसीब आदमी हूँ कि आप मुझे आज फांसी दे रहे हैं, और आज अगर मैंने फांसी ली और आपने मुझे फांसी दी तो मेरा जाना तो तय है स्वर्ग लोक में। बोलता अरे अच्छा, ऐसा कैसे? बोलता आज तो दिन ऐसा है, मेरे गुरु ने भी मुझे बताया है कि आज के दिन अगर मैंने फांसी ली तो मुझे स्वर्ग लोक में भेजा जाएगा। तो यहाँ से मुझे फांसी देते ही मैं फिर कहाँ पर चला जाऊँगा? स्वर्ग लोक में। तो राजा कहता है ऐसा नहीं होगा। राजा कहता है स्वर्गलोक में अगर जाने वाला कोई होगा तो वो होगा राजा। क्योंकि राजा सोच में पड़ जाता है कि अगर मैंने फांसी ली, मुझे फांसी दी गई, तो मैं भी स्वर्गलोक में पहुंच जाऊंगा। इतना चक्कर, इतना घूम घाम के, इतना काम कर कर के कुछ हासिल तो होने वाला है नहीं, और इतनी आसानी से, इतनी सहजता से मैं अगर स्वर्गलोक पहुंचने वाला हूँ तो उसमें हर्ज ही क्या है। तो अंत में कहानी के वो राजा क्या करता है कि खुद फांसी ले लेता है। तो कहानी का जो शीर्षक था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कि नगरी तो अंधेर में ही थी, लेकिन उसका जो राज्य चलाने वाला राजा था वो भी गधा था। तो कहानी से हमने क्या सीख ली? कहानी से हमने यही सीख ली कि अगर कोई व्यक्ति समझदार नहीं है, उसको डिसीजन लेने में अगर उतनी क्षमता नहीं है, तो उसका कोई उपयोग नहीं। तो फिर प्रजा को ही समझदार बनना होगा, प्रजा को ही कुछ सोच समझ कर काम करना होगा। क्योंकि कहानी में बहुत सारे पात्र थे, बहुत सारे लोग थे जो इनकार भी कर सकते थे, विरोध भी कर सकते थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, यही सोचकर कि अगर राजा को विरोध किया जाए तो राजा तो हमें पहले ही मार देगा। तो यही बात है हमारी जीवन की भी, कि कहीं ना कहीं पर हम सोच विचार करें कि क्या करना है, कैसे करना है, और अगर लीडरशिप गलत हो रही है तो उसको सोच समझकर वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। तो यही था कहानी का अर्थ। तो ये
मैं सबके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी इस कहानी का लाभ उठाएंगे, इससे कुछ सीख लेंगे और फिर से हम आने वाले समय में 365 दिन में 365 वीडियोस का ये कारवां जारी रखेंगे। धन्यवाद।